और शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक बडशाह चौक श्रीनगर में फायरिंग का मामला सामने आया है। सीआरपीएफ एहलकारों पर हमला किया गया है। श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग की खबर है। श्रीनगर में बडशाह चौक पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। सीआरपीएफ एहलकारों पर हमला हुआ है। 2 सीआरपीएफ एहलकारों के शहीद होने की भी खबरें अभी मौसूल हो रही हैं। एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फायरिंग का वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ एहलकारों पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में वहां पर हालात बहुत ही संगीन बने हुए हैं। जो खबरें अभी मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक सीआरपीएफ के 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। ऐसी खबरें हमें अभी मौसूल हो रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में खासतौर से वादी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौकों पर हालिया दिनों फायरिंग के कई वाकयात रूनुमा हुए हैं। और हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, मजीद जानकारी के साथ। शब्बीर, ये पूरा मामला क्या है और अब तक का क्या तस्दीक हो पाई है हमले में किसी जानी नुकसान की? जी, ये मैसमा का इलाका है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मिलिटेंट अटैक हुआ है। 2 सीआरपीएफ एहलकार जो बताए जा रहे हैं कि वो जख्मी हुए। हालांकि एक के बारे में ये तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जामबार हुए, लेकिन अभी पूरी तस्दीक इसकी नहीं हो पाई है। 2 सीआरपीएफ एहलकार यहाँ पे जख्मी हुए। ये फायरिंग मैसूमा के बिल्कुल करीब है। बडशाह का इलाका है और मैसूमा एक अंदरूनी इलाके में सीआरपीएफ तैनात रहती है, उन पे हमला किया गया है। आजम जी, शब्बीर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि ये कुछ बड़ी नौयत का हमला है? चूंकि कुछ रिपोर्ट्स इस हवाले से भी आ रही है कि 2 सीआरपीएफ के एहलकार जो है वो शहीद भी हुए हैं। देखिए आजम, मैं विशाल भाई यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि अभी थोड़ी देर पहले वाक़या हुआ, 2 सीआरपीएफ के एहलकार यहाँ से तो जख्मी हालत में लिए गए। एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन तस्दीक सरकारी तौर पे नहीं हुई। तस्दीक सरकारी तौर पे ये हुई है कि 2 सीआरपीएफ के एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। यहाँ पे उन पे फायरिंग हुई है। मैसूमा का इलाका है, अंदरूनी इलाका है और अभी यहाँ पे कैसो चल रहा है, कॉर्डन सर्च यहाँ पे चल रहा है। जी, तो शब्बीर, जिस जगह पे ये फायरिंग हुई है, क्या वहां पर मतलब जो शहरी आबादी है वो ज्यादा है या फिर जो मिलिट्री है उसके कैंप्स हैं, या फिर ये किसी काफिले पर ये टारगेट करके हमला किया गया? क्या है वहां के हालात? शब्बीर से फिर कोशिश करेंगे बात करने की। अभी उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक श्रीनगर में ये मामला पेश आया है। बडशाह चौक श्रीनगर में फायरिंग का मामला पेश आया है। सीआरपीएफ एहलकारों पर हमला किया गया है और खबरें तो ये मौसूल हो रही हैं कि सीआरपीएफ के 2 एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि पुलिस ने अभी शहीद होने के मामले पर कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये खबर ही अभी आ रही है कि जख्मी है और बुरी तरह जख्मी है। लेकिन इस बारे में अभी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल तो अहम ये है कि क्या ये बहुत अपनी अलग का एक अलग मामला है और क्या इस हमले की नौयत काफ़ी मुख्तलिफ है? क्या इसमें मज़ीद नुकसानात की खबरें आ सकती हैं? हमारे नुमाइंदे लगातार इस बारे में तफसील दे रहे थे। हालांकि अभी तक का जो वसूक ज़राए हैं, जो सरकारी ज़राए हैं, उनके मुताबिक अभी हलाकतों की या शहादत के बारे में कोई तस्दीक नहीं आई है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें ज़ख्म आए हैं, हो सकता है कि मज़ीद नुकसान की खबरें जो है उसकी तस्दीक हों। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे राब्ता करने की ताकि हमें मज़ीद मालूमात हो सके। वादी में भी हालिया दिनों कई जगहों पर फायरिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो गैर मकामी लेबर्स हैं उन पर भी हमले किए गए, लेकिन ये हमला थोड़ी अलग नौयत का है। इसमें बडशाह चौक श्रीनगर में सीआरपीएफ के एहलकारों को टारगेट कर हमला किया गया है और इस हमले में जो अभी
तस्दीक इस बात की नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि सीआरपीएफ के 2 एहलकार उनको जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में सरकारी जराये से तस्दीक नहीं हुई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये भी बताएं कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि जमानत देते वक्त अदालत ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि चार्जशीट में ये जिक्र है कि जिस गाड़ी से लोगों को कुचला गया उसमें आशीष मिश्रा सवार थे। वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील महेश जेठमलानी ने भी कहा कि ये एक संगीन मामला है, इसलिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा के जमानत की मुखालफत की थी। एमएनएस सदर राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर हटाने और मदरसों में जारी सरगर्मियों की जांच के लिए जो बयान दिया था, उस पर एआईआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर कानून के दायरे में रहते हुए लगे हैं। मस्जिदों और मदरसों में क्या होता है, ये देखने के लिए उन्होंने राज ठाकरे को मस्जिद में आने की दावत दी और कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में अमन व अमान के माहौल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं। अजान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माइक पर एक हद मुकर्रर की है, उस हद के अंदर रहते हुए अजान दी जा सकती है और हम कानून के मुताबिक अजान दे रहे हैं। इसलिए लाउड स्पीकर ज़बरदस्ती हटाना ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। झगड़े की नौबत आएगी और शायद राज ठाकरे साहब ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हो, उस पस मंज़र में इस तरह की बात उन्होंने कही है। और ये कि मस्जिदों में क्या होता है मालूम नहीं, हम राज ठाकरे साहब को दावत देते हैं, कभी भी मस्जिदों में आ जाए, आ करके देख सकते हैं कि मस्जिद में क्या होता है। मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है और हम राज ठाकरे साहब को ही नहीं, हर वो शख्स जो फ़िरका परस्ती की बात करता है, हम उसको कहेंगे मस्जिद में आ करके वो खुद देख लें। और रह गया ईडी का मामला, जो मदरसों की तरफ जाने की बात की जा रही है, ईडी कभी भी आ सकती है। मदरसे जो है लोगों के ताउन पर चलते हैं और वहाँ पर जो है दीन की धार्मिक तालीम दी जाती है और ऐसा कोई मामला नहीं है जो ईडी से रिलेटेड हो। इसलिए राज ठाकरे साहब का ये बयान सिर्फ सरकार को परेशान करने के लिए और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का एक प्रोग्राम लगता है। और हमें उम्मीद है कि जो सेकुलर और संजीदा मिजाज लोग हैं वो इन जैसी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। दिल्ली वालों को राहत तो मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना केसेस में हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में डॉक्टर एम वली का कहना है कि कोविड से बचने के लिए लोग अब भी मास्क को हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। मास्क भीड़ भाड़ वाले मकामात पर लगाएं ताकि कोरोना को रोका जा सके। डॉक्टर एम वली से हमारी नुमाइंदा रचना की खास बातचीत। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जुर्माने को खत्म कर दिया है, यानी कि तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में ये पाबंदियां हटाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर एम वली। डॉक्टर साहब, पाबंदियां तो हटा दी गई, लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन अगर हम गौर करें तो कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये पाबंदियां हटाना कितना मुश्किल वाला हो सकता है? देखिए, जिस दिन ये सर्कुलर आया था और जिस दिन ये बात हुई थी कि पाबंदी हट रही है, मैंने तो इसको ये कहा था, ये कहना ही गलत है कि पाबंदी हटा दी गई है। मैंने कहा था पाबंदी में रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पूरी जिम्मेदारी हमारी झोली में डाल दी कि आप लगाओगे मास्क तो आप बचोगे, नहीं लगाओगे तो हम फाइन नहीं करेंगे। ये फ़र्क हुआ है। तो मास्क लगाना है, अपना जो गार्ड है कोविड का उसको लूज़ नहीं करना है, गार्ड को डाउन नहीं करना है और डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है।
और मैं देख रहा हूँ, ये अच्छी बात भी देख रहा हूँ कि लोग सेंसिटाइज्ड हैं और बावजूद इसके कि उनको पता है कि अब मास्क पे चालान नहीं होगा, फिर भी वो लोग मास्क लगा रहे हैं। और आज मेरे खुद अपने ड्राइवर ने सुबह मुझसे आके कहा कि मैं मास्क भूल गया हूँ, तो मैंने उसको बोला मास्क लगाओ, और मेरी गाड़ी में मास्क एक्स्ट्रा था उसमें से दिया। तो लोगों में ये जागरूकता है, पैदा हुई है, और ये अच्छी बात है कि जागरूकता रहनी चाहिए। और जागरूकता में ढील हुई तो आपने ठीक कहा, दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं और नए केसेस भी आ रहे हैं। मेरे कंसल्टेंट ने सुबह ही मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में बताया कि वसंत विहार एरिया से उनके पास पेशेंट आए हैं। आपने देखा होगा शंघाई में लॉकडाउन की बात सब देख रहे हैं। अभी चूँकि न्यूज़ दूसरी चल रही हैं, इसलिए कोरोना की न्यूज़ डाउन प्ले हो रही है, लेकिन कोरोना है और चल रहा है, गया नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि सरकार ने लोगों से ये कहा कि हम तो अपील करते हैं कि मास्क पहने, जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे में जो मार्केट हैं जहाँ पर लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं और जुर्माना भी नहीं लग रहा है, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और स्प्रेड होने की संभावना वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही पूछा है आपने। मार्केट हैं, मॉल्स हैं, दफ्तर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, इन सब में संभावना है। कोविड दिखाई नहीं दे रहा है, कोविड हवा में होगा, कोविड हवा से फैलेगा। मास्क इसका बेहतरीन बचाव है, और मास्क को लगा के रखना, मैंने भी जैसे उतारा हुआ इस समय मास्क, वो भी ठीक नहीं है। तो मास्क को लगा के रखना है और मास्क को बार बार उतारना नहीं है। पानी पीने के प्रीटेक्स्ट से, खाना खाने के प्रीटेक्स्ट से या और किसी प्रीटेक्स्ट से मास्क को हटाना नहीं है बार बार, इसको लगा के कंटिन्यूअस रखना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि सरकार ने भले ही जुर्माना खत्म कर दिया हो मास्क ना लगाने पर, लेकिन लोग अभी भी अवेयर हो रहे हैं, और ऐसे में जो मास्क है वो हमारा सुरक्षा कवच है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक बार फिर से बात गोद लेने की। जी हां, इस बार गोद लेने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने की है। इस मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ ने तमाम अरकान असेंबली को एक एक स्कूल गोद लेने की हिदायत दी है। स्कूलों में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही तलबा को यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे भी फराहम किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएंगे। इस मंसूबे का मकसद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना है। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा, और कोई बच्चा छूटने ना पाए, इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राजस्थान के करौली शहर में तशद्दुद के बाद हालात अब मुकम्मल तौर पर काबू में है। कर्फ्यू लगातार तीसरे दिन भी जारी है। केस में अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 21 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो हटवाड़ा बाजार है। जी हां, करौली का हटवाड़ा बाजार। ये ऐसा शहर जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। कहा जाता है कि मदन मोहन जी के साथ ये शहर जागता है, मदन मोहन जी के साथ ही ये शहर सोता है। एक ऐसी मिसाल जहां पे हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो यहाँ साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। आज तक यहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द की जो एक मिसाल है वो हमेशा पेश की गई है। लेकिन कल नव संवत्सर पर जो एक बाइक रैली थी उसके पर जो पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद में उसके जो निशान हैं वो आज हम दिखाएंगे इस हटवाड़ा बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले बाइक रैली पर जो हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई थी, वहाँ पहले बाइक रैली निकाली जा रही थी।
आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से रवाना हुई यह रैली सर्किल में विभिन्न जो बाजार हैं वहां से होते हुए इसी हटवाड़ा बाजार में पहुंची और यहीं पर जब जुलूस निकल रहा था उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद हिंसा ऐसी हुई कि दुकानों को पहले लूटा गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो है वहां पर सामानों को जला दिया गया। आप देखते हैं ये जो हिंसा के जो निशान है आज भी नजर आ रहे हैं। कल जो आगजनी हुई थी उसका धुआं आज भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा मकान है इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पर आगजनी हुई है और जो ये पूरा जो मकान है हो सकता है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो शायद पहले ही भाग चुके होंगे, अन्यथा उनकी जो जान है काफी जा सकती थी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे ये जो पूरा मकान है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसको जो है जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई कि कुछ जो कर्फ्यू जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इस मकान को गिराया जाएगा। उसी तरह मैं जो है मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि ये जो मकान है देखिए यहाँ पर जो मैं मेरे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस मकान को वो दिखाएं। यहाँ भी जो है अभी जो हिंसा को हुए करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, धुआं जो है यहाँ बाकी है। पूरी तरह से ये जो मकान है क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, इनको पहले तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उसके बाद इन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाल ऐसा है कि हिंसा मतलब ये जो दृश्य है वो बता रहे हैं कि किस कदर करौली में जो ये हिंसा हुई थी, लगा इतना मतलब विभत्स हिंसा, जिसके बाद प्रशासन को लगातार जो है भागना पड़ा। जयपुर से जो है करीब काफ़ी अफसरों की जो टीम यहाँ भेजनी पड़ी। 50 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर लगाया गया। करीब 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जो जाब्ता है वो यहाँ भेजा गया। 5 से ज़्यादा जो IPS हैं उनको यहाँ भेजा गया। लगातार रात भर पुलिस ने गश्त की। 15 जो हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं यहाँ 15 उसको जोनों में बांटा गया है कि कौन सा जो इलाका है वो उसमें कितनी हिंसा हुई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं सांप्रदायिक यदि सौहार्द की यदि मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये अगर ये मकान जो है ये हिंदुओं का है तो इसी के जो बगल में जो ये मकान है जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है ये एक मुस्लिम परिवार का मकान है। यदि यहीं पर एक दुकान का नाम यदि मुस्कान बैंगल्स है यानी कि मुस्लिमों की दुकान है तो यहीं पर दीपक ज्वेलर्स भी है। यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लगातार साथ काम करते हैं, भाईचारा उनमें रहता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर जो है लगातार हिंसा की जो कल घटना हुई उसके बाद अब जो है तनाव जो है व्याप्त है। लेकिन मैं कहूँगा कि शांति जो है यहाँ बहाल है। पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, माकूल व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस का दावा है कि कोई को अब जो है हिंसा नहीं की जाएगी, हिंसा होने दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको एक सांप्रदायिक सौहार्द की यदि बात कहूँ तो यहीं पर हनुमान मिष्ठान भंडार है। आप देखिए ये हनुमान मिष्ठान भंडार है तो बगल में जावेद कंगन स्टोर है। ये जो दृश्य है ये दृश्य यहाँ करौली के सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। आप देखिए ये बताया जा रहा है कि पहली बार जो हिंसा करौली के इतिहास में हुई है। इससे पहले बहुत कुछ वर्षों पहले भी हुआ होगा लेकिन पिछले कई सालों में जो है इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस हिंसा को और इस वक्त एक अहम खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में सियासी बहरान पर समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल चुकी है, ये अब खबर है। जो समाअत वहां हो रही थी अब कल दोपहर 12:30 बजे समाअत होगी। पाकिस्तान में सियासी बहरान पर समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल चुकी है। कल दोपहर 12:30 बजे समाअत होगी। दरअसल जो अपोजिशन है जब उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो वो ये चाहता था सुप्रीम कोर्ट से कि वो फुल बेंच इसकी समाअत करे इस मामले की। उस पर जो 5 जजों की बेंच थी उनका कहना था कि आप अगर हमें नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाएंगे। ऐसी कई बातें हुई हैं और जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया है उसके बाद जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के बाद इस मामले पर समाअत होनी थी। जो समाअत अब अगले रोज 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। यानी कि अब आज नहीं बल्कि कल 12:30 बजे इस मामले पर समाअत होगी। तो काफी अहम ये खबर है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि वहां पर सरकार अभी है या नहीं है, या कितनी ताकतवर है, क्या सरकार के पास जो आंकड़े होने चाहिए उसके हिमायत में क्या उतने आंकड़े हैं असेंबली के अंदर। ऐसी कई बहस के दरमियान अब जो मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद के मुस्तरद होने तक पहुंचा। उसके बाद अपोजिशन पार्टियों ने
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होनी है और ये समाअत अब अगले रोज यानी कि कल दोपहर 12:30 बजे समाअत इस पर होगी। और इस कबल जो हमने आपको श्रीनगर में एक मिलिटेंट हमले के ताल्लुक से खबर दी थी, श्रीनगर में हुए मिलिटेंट हमले से मुतालिक हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। हम इस वक्त मासूमा के अंदर यहाँ पे डार बिल्डिंग के करीब बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी फायरिंग हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये निशान है, गोलियों के निशान यहाँ पे है। 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी बताए गए हैं। उनकी जो हालत नाजुक बताई गई है, लेकिन अभी तस्दीक ये नहीं हो पाई है कि वो किस हालत में है। कहा यह जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है, अस्पताल लिए गए हैं। यहाँ अगर आप देख पाए, यहाँ एक पूरी तरह ये बिल्कुल ये ऐसा इलाका है, अंदरूनी इलाका है और यहाँ से मिलिटेंटों को, क्योंकि घनी आबादी है, यहाँ पे बिल्डिंगें काफी है, तो यहाँ से भागना आसान हो गया है। यहाँ पे मिलिटेंटों की तलाश इस वक्त जारी है और कॉर्डन किया गया है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनको किस तरह धर दबोचा जाए। फिलहाल यहाँ से ये खबर कि 2 सीआरपीएफ के एहलकार उनको गोलियां लगी हैं और वो शदीद जख्मी हैं। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। महाराष्ट्र की पावरलूम सनत दम तोड़ रही है, उसे बचाना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए रियासती महकमा टैक्स टेक्सटाइल ने पावरलूम सेंटरों से नुमाइंदा अफराद को चुनकर एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में जाकर पावरलूम के मौजूदा हालात और मसाइल का जायजा लेगी। मालेगांव शहर के हज हाउस में मज़कूरा कमेटी ने एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पावरलूम सनत से जुड़े अफराद मौजूद थे। उनसे उनके मसाइल का हल निकालने के लिए मशवरे लिए गए। इस मीटिंग के बाद बुनकरों ने इत्मीनान जाहिर किया है कि हुकूमत की जानिब से पावरलूम सनत की बका के लिए कोई कदम तो उठाया गया। इन लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार सरकारी सतह पर ठोस इक़दाम किए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।